Today we are going to discuss about saprotrophs. The first topic will be saprotroph, and the second topic for today will be how nutrients are replenished in the soil. ये दो टॉपिक हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे. तो जो हमारा पहला टॉपिक है सेप्रोट्रॉप्स, वो हेट्रोट्रॉप्स का ही पार्ट है. जैसे कि चैप्टर में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो टाइप की न्यूट्रिशन हमने डिस्कस की थी, ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक. अब हेट्रोट्रोपिक को ही फिर आगे हमने फर्दर प्रोसेस किया, तो उसमें क्या क्या डिस्कस किया हमने. उसी के अंदर हमारे पास आए थे अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमारे पास क्या था, पहले आए थे पैरासाइट्स. तो पैरासाइट्स के बारे में डिस्कस किया हमने. पैरासाइट्स में कौन थे हमारे पास, कैस्केडा. तो कैस्केडा जो प्लांट है वो इस तरह क्या है, पैरासाइट है. उसके बाद क्या आए थे हमारे पास, इंसेक्टिवोरस प्लांट. इंसेक्टिवोरस प्लांट भी हेट्रोट्रोप्स का ही पार्ट थे, जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट होते हैं, जिसमें हमारे पास फीचर प्लांट हमने डिस्कस किया था. तो नेक्स्ट जो आज हम डिस्कस करेंगे सेप्रोट्रोप्स. सेप्रोट्रोप्स भी हेट्रोट्रोप्स का ही पार्ट है. सेप्रोट्रोप्स भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड. प्लांट्स हैं तो प्लांट्स दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करेंगे. अगर एनिमल्स की बात करें तो वो भी अपना फूड दूसरों से प्रिपेयर करेंगे. तो जो अपना फूड दूसरों से प्रिपेयर करते हैं उनको हम हेट्रोट्रोप्स कहते हैं. तो हेट्रोट्रोप की ही कैटेगरी है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे सेप्रोट्रोप. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेप्रोट्रोप से. तो यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट. वेजिटेबल मार्केट में हमने क्या देखा है, मशरूम देखा है. मशरूम. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in the moist soil or on the rotting wood during the rainy season. जिस तरह से आप 1.7 फिगर में देख पा रहे हैं, पैकेट ऑफ मशरूम, मशरूम जो खुम्बी जिसको हम कहते हैं वो आता है हमारे पास. अ मशरूम ग्रोइंग इन अ डिकेइंग मटेरियल. और रेनी सीजन में जो लकड़ी होती है वुड, उस पर भी कुछ वाइट वाइट पैचेज आ जाते हैं. ठीक है, अम्ब्रेला लाइक पैचेज आ जाते हैं. या कोई डेड एंड डिकेइंग मैटर है, ठीक है, जहाँ पे हम एनिमल का वेस्ट डालते हैं, काउ डंग डालते हैं, वहां पे भी रेनी सीजन में एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं. ठीक है, छतरी सी बन जाती है वहां पे, जिसको मशरूम कहते हैं. और ये जो मशरूम है ये एक तरह का सेप्रोट्रोप्स है जो डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो करता है. तो सेप्रोट्रोप्स हमारे वो रहेंगे, वो ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं. ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रोप कहते हैं. Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. तो अब डिस्कस करेंगे कि वो किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए सर्वाइव करने के लिए, कहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे. अब क्वेश्चन आ जाता है, Bujo wants to know how these organism acquire nutrients. ये जो ऑर्गेनिज्म है सेप्रोट्रोप, कैसे मिलेंगे उनके. They do not have mouth like animal. जैसे एनिमल के पास माउथ उनके पास नहीं होता. They are not like green plant as they lack of chlorophyll. उनके पास वो ग्रीन प्लांट भी नहीं है, क्लोरोफिल भी नहीं है उनके पास. and cannot make food by photosynthesis. तो अगर क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस से भी वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते. ये क्वेश्चन है बूजो का. जो एनसीईआरटी हमारी बुक है उसमें दो कैरेक्टर रोल प्ले करेंगे, बूजो एंड पहेली. ये आपस में क्वेश्चन आंसर चलते रहेंगे इनके. तो बूजो ने क्वेश्चन पुट किया है कि इनके पास क्लोरोफिल नहीं है, इनके पास माउथ नहीं है एनिमल की तरह से, ना ही ये ग्रीन प्लांट्स हैं, ना ही ये फोटोसिंथेसिस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. तो किस तरह से करेंगे. सो लेट्स डू एन एक्टिविटी. एक्टिविटी 1.2. टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मोइस्चन इट विद वाटर. जो ब्रेड जो हम खाते हैं मार्केट से जो आता है वो लेंगे और उससे थोड़ा सा वाटर उसको स्प्रिंकल कर देंगे, छिड़क देंगे. लीव इट in a most warm place for 2-3 days or until fluffy patches appear on them. तो 2-3 दिन के लिए इसको एक गर्म जगह पे रख देंगे या जब तक इसके ऊपर कुछ फ्लफी पैचेज ना आ जाएं, जैसा कि फिगर 1.8 में हम देखेंगे. तो बेटा साथ के साथ जिस भी बच्चे के पास बुक है एनसीईआरटी की, तो वो भी अपना ओपन करके रखे. स्क्रीन शेयर तो चल ही रही है, वो बुक भी ओपन रखे ताकि कुछ अंडरलाइन करना है या कोई डायग्राम आपको देखना है तो वहां से भी क्लियरली वो आप देख पाएं. तो ये सभी बच्चों के पास मोस्टली एनसीईआरटी की बुक है. नहीं है तो वो जल्दी से परचेज कर ले.
मार्केट में इजिली अवेलेबल है, एनसीईआरटी साइंस। तो व्हाट इज द कलर ऑफ दीज पैचेज? तो इनका कलर देखेंगे कैसे है। ऑब्जर्व द पैचेज अंडर अ माइक्रोस्कोप आर ए मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास जो छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है, यही रोल माइक्रोस्कोप प्ले करता है। तो उसके नीचे हम इन पैचेज को देखेंगे। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन नोटबुक। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। जो ब्रेड का पीस है उस पे कॉटन के जैसे थ्रेड होते हैं ना, इस तरह के थ्रेड वहां पे दिखाई देते हैं। तो ये मैग्नीफाइंग व्यू है फिगर 1.8 जिसकी हम बात करते हैं। ये ब्रेड है और उसके पर्टिकुलर एरिया को मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे भी और नोटबुक के अंदर भी। तो इस तरह से मैग्नीफाई करके यहाँ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वहां पे दिखते हैं। ठीक है, ये मोल्ड वहां पे दिखाई देते हैं। तो दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या कहलाएंगे? ये फंगी कहलाएंगे। दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है वो अलग तरह का होता है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्रेड। अब ब्रेड के अंदर जो न्यूट्रिएंट थे, ये जो फंगी है ये वहीं से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब ये जो सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन है ये हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का ही पार्ट है। तो यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट टर्म बन जाती है सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, दिस को आप दा कर सकते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होगी जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग, जो मैटर डेड हो चुके हैं या धीरे धीरे डिके हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, ठीक है, जिस तरह से कोई ट्री टूट के गिर जाता है या एनिमल वेस्ट हम कहीं पे डाल देते हैं या फ्रूट वेजिटेबल कहीं पे डाल देते हैं, तो डेड और डिकेइंग जो मैटर होते हैं उनसे जो अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे? सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन से अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसको सेप्रोट्रॉप कहेंगे। तो सेप्रोट्रॉप्स की डेफिनेशन अगर हमें देनी है तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जगह पे ऑर्गेनिज्म लिखते हैं, बस इतना सा डिफरेंस रहेगा। तो किस तरह से चेंज कर सकते हैं? ये लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे हम लिख देंगे द ऑर्गेनिज्म विच टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। तो सेप्रोट्रॉप्स की डेफिनेशन इस तरह से हो सकती है कि द ऑर्गेनिज्म विच टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। उनको हम सेप्रोट्रॉप्स कहेंगे। फंगी आल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड द other articles that are left in hot and humid weather for a long time. आप लोगों ने देखा होगा लेदर की जैकेट है, लेदर के शूज हैं, लेदर बेल्ट है। जब रेनी सीजन आता है तो उन पे व्हाइट कलर के पैचेज आ जाते हैं। वो जो व्हाइट कलर के पैचेज होते हैं वो फंगी होता है और फंगी एक तरह का सेप्रोट्रॉप्स है। तो पिकल्स हमारे अचार है, आम का अचार है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अचार हैं हमारे, वो भी रेनी सीजन में खराब हो जाते हैं। उनमें भी व्हाइट व्हाइट कलर के पैचेज आ जाते हैं जिसको फंगी कहते हैं, फंगस। जैसे ही उनको हॉट और ह्यूमिड वेदर मिलता है तो वो ग्रो कर जाते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। जो फंगस है, फंगी है, वो बहुत सारी ऑब्जेक्ट को, बहुत सारे आर्टिकल्स को स्पॉइल कर देता है। आस्क योर पेरेंट अबाउट द मिनेके ऑफ फंगी इन योर हाउस। हम पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि फंगी घर के अंदर किन की चीजों को डैमेज कर देती है। तो पिकल्स है, हमारे लेदर से बने हुए जितने भी आर्टिकल्स हैं, शूज हैं, कई जगह पे वो हमारी जो दीवारें हैं, दीवारों पे भी व्हाइट व्हाइट कलर के पैचेज आ जाते हैं जिनको फंगी कहते हैं। बहुत सारी चीजों को ये डैमेज कर देते हैं। द फंगल स्पोर आर जनरली प्रेजेंट इन एयर। जो फंगी के जो स्पोर्स हैं, स्पोर्स मीन स्मॉल स्मॉल, जिस तरह से डस्ट के पार्टिकल हमारे एयर के अंदर ट्रेवल करते हैं, ऐसे ही फंगल के स्पोर्स होते हैं, डस्ट लाइक पार्टिकल होते हैं, स्मॉल पार्टिकल, वो भी एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं हर टाइम। जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, हॉट एंड ह्यूमिड, गर्मी भी हो और एयर के अंदर मॉइस्चर भी हो, ये फंगी के लिए सर्वाइव करने का सबसे बेस्ट वेदर होता है। तो अब देखते हैं हॉट और ह्यूमिड जो वेदर है अपने नॉर्थ भारत के अंदर, वो रेनी सीजन में आता है। तो वहां पे मॉइस्चर भी होता है और गर्मी भी होती है, हॉट भी होता है।
तो एयर के अंदर जो फंगस के जो स्पोर हैं, ठीक है, स्मॉल स्मॉल जो पार्टिकल्स जो फंगस के जो एयर के अंदर ट्रेवल करते हैं, उनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है और वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए बहुत सारे जो लेदर के पार्ट आर्टिकल्स हैं, हमारे पिकल्स हैं, फूड आर्टिकल्स हैं, वो रेनी सीजन में बहुत जल्दी से वो खराब हो जाते हैं, क्योंकि जो फंगस है वो जल्दी से ग्रो कर जाती है, उनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है। व्हेन दे लैंड, वन मिनट, when they land on wet and warm things, they germinate and grow. जैसे ही वो warm और wet object पे लैंड करते हैं, गिरते हैं, तो वहां पे वो जर्मिनेट हो जाते हैं, वो पैदा होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो ग्रो करते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहेली इज keen to know whether her beautiful shoes which she wore on special occasion were spoiled by fungi during the rainy season. यस, क्योंकि वो लेदर शूज हैं, तो रेनी सीजन में फंगी उनको स्पॉइल कर सकती है अगर हम उनका अच्छे से केयर नहीं करेंगे। शी वांट्स टू नो हाउ फंगी अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, कैसे वो रेनी सीजन में एकदम से प्रकट हो जाती है। तो उसका रीजन यही है जो अभी डिस्कस किया हमने, कि एयर के अंदर जो फंगल स्पोर हैं वो जनरली प्रेजेंट रहते हैं, वो हर सीजन में प्रेजेंट रहते हैं, बट क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में, एक्सट्रीम वार्म कंडीशन में वो सरवाइव नहीं कर पाते, वो ग्रो नहीं करते हैं। वो ग्रो करेंगे हॉट और ह्यूमिड। हॉट और ह्यूमिड जो वेदर है वो मिलेगा रेनी सीजन में। तो रेनी सीजन में जैसे ही उनको हॉट और ह्यूमिड एनवायरमेंट मिलता है तो वो ग्रो करते हैं। ठीक है, अगेन देयर इज अनदर क्वेश्चन। भुजो से once his grandfather told him that his wheat fields were spoiled by fungus, कि मुझे वो जो ग्रैंडफादर है उन्होंने बताया कि एक बार जो वीट का जो फील्ड है, खेत है, वीट की जो फसल है गेहूं की, वो फंगस से वो डैमेज होगी, स्पॉइल्ड होगी, बिल्कुल खराब होगी। तो वांट्स टू नो इफ फंगस कॉज डिजीज आल्सो। अब वो जो जानना चाहता है क्या फंगस कोई बीमारियां भी फैलाती है? बिल्कुल फैलाती है, ठीक है, बट हर तरह की फंगस नहीं फैलाती। कुछ एक फंगस है जो हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, एज ए फूड भी हम उनको यूज करते हैं, जैसे मशरूम है, फूड की तरह यूज करते हैं। बट बहुत सारी फंगस ऐसी है जो डिजीज भी फैलाती है। अब पहेली उनको आंसर देती है। पहेली टोल्ड हिम दैट मेनी फंगी लाइक yeast एंड मशरूम आर यूजफुल। yeast भी बहुत सारे ब्रेड वगैरह बनाने में और बेकरी का जो जितने भी हम सामान बनाते हैं उसमें yeast यूज होता है, और मशरूम को तो हम वेजिटेबल में सब्जी बनाते ही हैं। बट सम फंगी कोज डिजीज इन प्लांट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। बट बहुत सारी फंगी हैं जो प्लांट्स में, एनिमल्स में और ह्यूमन बीइंग के अंदर डिजीज फैलाती है। सम फंगी आर आल्सो यूज्ड एज मेडिसिन। कुछ फंगी को तो हम दवाइयों की तरह भी यूज करते हैं। तो दोनों ही तरह के नेचर होते हैं फंगी के। यूजफुल भी फंगी है हमारे पास, और इटेबल टाइप की फंगी भी है जिसको खाया जा सकता है, और जो डिजीज कोजिंग फंगी है वो भी अवेलेबल है। तो फंगी के यूजफुल एस्पेक्ट भी हैं और हार्मफुल एस्पेक्ट भी हैं। तो जैसे उनको वेट और वार्म कंडीशन मिलेंगी, दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग एंड ग्रो। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब हम फिगर आउट कर सकते हैं कि कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने जो ऑब्जेक्ट है उनको स्पॉइल होने से। तो बस जो वेट और ह्यूमिड कंडीशन है उनको हम प्रोवाइड ना होने दें। ऐसे कंटेनर में रखें जहाँ पे उनको मॉइस्चर ना जा सके, ठीक है, और वेट और ह्यूमिड कंडीशन से दूर रखें। जैसे ही वेट और ह्यूमिड कंडीशन मिलेगी, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन मिलेगी, जो फंगी है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगी। बस वेट जो हॉट और ह्यूमिड कंडीशन है उससे हमें बचाना है जितने भी आर्टिकल्स हैं, तो फंगी ग्रो नहीं करेगी। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट। अब एक अदर टाइप की हम न्यूट्रिशन हम पढ़ेंगे। कुछ एक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इकट्ठा रहते हैं, अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म इकट्ठा रहते हैं और अपना शेल्टर
मतलब रहने की जगह और न्यूट्रिएंट्स दोनों को शेयर करते हैं, शेयरिंग, यहाँ पे शेयरिंग चलेगा। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बोइसिस। सिम्बोइसिस ये अनदर टाइप की हमारी न्यूट्रिशन है। जैसे सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन थी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड और डिकेइंग मैटर पे सर्वाइव करते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि दो टाइप के हमारे पास ऑर्गेनिज्म है। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म कुछ अपना शेल्टर शेयर करेगा, दूसरे वाला उसके लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाएगा। तो वो आपस में शेयरिंग से अपने न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं एक दूसरे से, जो न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है उसको फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो रिलेशनशिप है, इस तरह की जो न्यूट्रिशन है, उसको हम क्या कहेंगे, सिम्बोइसिस। सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज थ्रू क्लास में 4-5 स्टूडेंट है, वो कहें कि भाई कुछ एक काम तो मैं कर देता हूँ और कुछ जो बचा हुआ काम है वो दूसरे बच्चे करेंगे, और वो जो टास्क उनको दिया जाए वो कंप्लीट भी हो जाए। बट वो किस तरह से किया उन्होंने किसी टास्क को, शेयरिंग से। वो जो शेयरिंग से किया हुआ काम है वो रिलेशनशिप सिम्बोइसिस कहलाती है। अब यहाँ पे टास्क क्या है, यहाँ पे टास्क है न्यूट्रिशन का, कि न्यूट्रिशन कैसे हो, न्यूट्रिएंट कैसे लिए जाएं। तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म इकट्ठा रहेंगे, एक तो उसको क्या करेगा, शेल्टर प्रोवाइड करवाएगा, और जो शेल्टर प्रोवाइड करवाता है दूसरे वाला जो ऑर्गेनिज्म उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाएगा। तो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो न्यूट्रिएंट्स उनको मिल जाएंगे। ये जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है इसको क्या कहा जाएगा, सिम्बोइसिस। तो सिम्बोइसिस की क्या डेफिनेशन रहेगी, the relationship in which organisms live together and share both shelter and nutrients is called symbiosis. For example, certain fungi live inside the root of plant. कुछ एक फंगी ऐसी हैं जो प्लांट्स की रूट में रहती हैं। The plants provide nutrients to the fungus. प्लांट्स जो है वो उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाएगा, एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और फंगस क्या करता है, वाटर और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स किसको प्रोवाइड करवा देता है, प्लांट्स को। तो एक इन दोनों की म्यूचुअल रिलेशनशिप है जिसमें एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। तो वो उस टाइप की जो न्यूट्रिशन है वो कहलाएगी हमारे पास सिम्बोइसिस। और जो ऑर्गेनिज्म सिम्बोइसिस न्यूट्रिशन को फॉलो करेंगे वो कहलाएंगे सिम्बोयेंट। सिम्बोयेंट जैसे हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन हमारे पास है, और जो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं वो हेट्रोट्रोप कहलाते हैं। सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन को जो फॉलो करते हैं वो सेप्रोट्रोप्स कहलाते हैं। सिम्बोइसिस को जो फॉलो करते हैं वो क्या कहलाएंगे, सिम्बोयेंट, उनको कहा जाएगा सिम्बोयेंट। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लिचन। अब लिचन एक ऑर्गेनिज्म है, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा। एल्गा के अंदर हमने पढ़ा, एल्गाई जो है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, एंड अ फंगस लिव टुगेदर। अब लिचन जो है एक ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होता है एल्गा, एक होता है फंगस। अब एल्गा का काम तो क्या होगा, क्लोरोफिल की हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस करके क्या करेगी, फूड प्रिपेयर करेगी, और फंगस कुछ दूसरे टाइप के न्यूट्रिएंट उसको देगा। तो इसीलिए वो लिचन के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो सिम्बोइसिस से होगी। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर एंड वाटर एंड मिनरल टू द एल्गा। अब जो फंगस है वो एल्गा को शेल्टर, रहने के लिए जगह, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करवा देता है। ये तो एल्गा को मिल जाएंगे फंगस से। एल्गा के पास क्या है, एल्गा के पास है क्लोरोफिल, ग्रीन कलर का पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। एंड एल्गा इन रिटर्न, द एल्गा प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। अब एल्गा क्या करेगा, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फूड प्रिपेयर करेगा, और वो फूड किसको दे देगा, फंगस को दे देगा। तो इस तरह से वो सिम्बोइसिस से अपनी न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है उसको पूरा करते हैं। The next topic is how nutrients are replenished in the soil. Replenished जो न्यूट्रिएंट हैं, अब जो प्लांट किसी सोइल के अंदर है वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को सोइल से ले लेगा, तो सोइल के अंदर कुछ एक न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। अब ये जो कमी है इसको दोबारा से फुलफिल कैसे किया जाएगा, रेप्लेनिश्ड का मीनिंग यही है, फिल अप अगेन, दोबारा से रिफिल करना। रेप्लेनिश मीन्स रिफिल करना,
और किस चीज को रिफिल करना है सोइल के अंदर? न्यूट्रिएंट्स को। सोइल में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं? सोइल के अंदर मिनरल्स हैं, ठीक है, तो बहुत सारे नाइट्रोजिनस कंपोनेंट हो सकते हैं, फॉस्फोरस हो सकते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट है, जब एक प्लांट इनको ले लेगा, सपोज करो हमने अभी गेहूं की फसल की कटाई हुई है, वीट प्लांट, वो हमने फील्ड के अंदर बोए थे, तो वीट ने बहुत सारे न्यूट्रिएंट सोइल के अंदर से लिए होंगे। अब जब दोबारा से उसके अंदर कोई खेती की जाएगी तो उसके अंदर उन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो चुकी है सोइल में। अब उस कमी को दोबारा से फिल कैसे किया जाएगा? उसको हम कहेंगे रेप्लेनिश्ड। तो हाउ न्यूट्रिएंट आर रेप्लेनिश्ड इन सोइल? सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को रिफिल कैसे किया जाता है? तो हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड आर गार्डनर यूजिंग देम इन ए लॉन और इन पॉट्स? तो आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स हैं वो खेत के अंदर, अब जैसे गेहूं की कटाई हुई है, अब उसके अंदर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डाल देंगे, कुछ टाइम के लिए उसको ऐसे ही ओपन रहने देंगे। ऐसा क्यों किया जाता है? या हम गार्डनर को देखते हैं, गार्डनर जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में कुछ मैन्योर फर्टिलाइजर्स डालते हैं, या जो पोटेड प्लांट्स हैं उनके अंदर मैन्योर फर्टिलाइजर्स डालते हैं। वो क्यों डालते हैं? मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जिस प्लांट्स ने सोइल के अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स लिए हैं उनको रिफिल करने के लिए, रेप्लेनिश करने के लिए वहां पे मैन्योर और फर्टिलाइजर डाले जाते हैं, ताकि जो सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो कमी हो चुकी है, डेफिशिएंसी हो चुकी है, उसको रिफिल किया जा सके, रेप्लेनिश किया जा सके। तो क्वेश्चन था हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रेप्लेनिश्ड इन द सोइल। उसका फर्स्ट पॉइंट बनता है वी कैन रेप्लेनिश द न्यूट्रिएंट इन द सोइल बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड। ये एक पॉइंट है, और भी पॉइंट्स होंगे, सिर्फ मैन्योर और फर्टिलाइजर से ही नहीं रेप्लेनिश होंगे, कई सारे मेथड और हैं, बट उनमें से एक मेथड है बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो यू लर्न दैट द प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोइल। प्लांट्स जो है मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं सोइल के अंदर से। सो देयर अमाउंट इन द सोइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, कीप ऑन डिक्लाइनिंग, धीरे धीरे डिक्रीज होता रहता है। डिक्लाइन का मीनिंग होता है डिक्रीज होना, कम होते जाना। तो जो सोइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट है वो डिक्रीज होता चला जाता है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटासियम, फॉस्फोरस। इनको हम एनपीके भी बोलते हैं, कैपिटल एन, कैपिटल पी और कैपिटल के। एन से नाइट्रोजन, पी से पोटेशियम, एन पी से फॉस्फोरस, सॉरी एन पी के फॉस्फोरस पीछे लिखा हुआ है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम को कैपिटल के। पोटेशियम का जो सिंबल होता है वो के होता है, कैपिटल के। वैसे जो लिखा हुआ है वो पी से लिखा हुआ है पोटेशियम, बट सिंबल होता है कैपिटल के। ये कभी किसी नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने शॉर्ट फॉर्म में बोला है एन पी के। एन स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, पी स्टैंड फॉर फॉस्फोरस एंड के स्टैंड फॉर पोटेशियम। हालांकि पोटेशियम पी से स्टार्ट नहीं हो रहा है, बट इसका सिंबल है, ये केमिकल फॉर्म जो सिंबल है उसका वो के है, कैपिटल के। तो एनपीके जरूरी होते हैं सोइल के अंदर। और जो हमारे जो हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं, यूरिया, डीएपी, उनके ऊपर जो पैकेट जो आते हैं उनको आप देखेंगे एनपीके लिखा होता है। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस ही होता है उनके अंदर। तो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, phosphorus, etc. These nutrients needed to be added from time to time to enrich the soil. तो समय समय पे ये न्यूट्रिएंट सोइल के अंदर डालने पड़ते हैं, ताकि जो सोइल की अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है उसको एनरिच किया जा सके, फुलफिल किया जा सके। वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। तो जो प्लांट्स हैं उनको हम हेल्दी रख सकते हैं अगर हम उनकी न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सोइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जो क्रॉप प्लांट है, हमारे जो फसली जो पौधे हैं, जैसे पैडी है, राइस प्लांट, हमारा जो गेहूं है, वीट प्लांट, मेज, ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं सोइल के अंदर से, और सोइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। You learned that though nitrogen gas is available in plenty in the air, air के अंदर नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है, plants cannot use it in the manner they use कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर सकते हैं ना प्लांट, नाइट्रोजन तो ऐसे नहीं कर पाएंगे। हालांकि 78% नाइट्रोजन अवेलेबल है हमारे पास। दे नीड नाइट्रोजन इन ए सोल्यूबल फॉर्म।
उसको सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए। और जैसे कि हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था, नाइट्रोजनस कंपाउंड किस तरह से वो लेंगे, तो जो प्लांट्स है उनकी जो रूट्स होती हैं, बहुत सारे जितनी हमारी पल्सीज हैं, लेगुमिनस प्लांट जितनी भी दालें हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं, उनकी जो जड़ों में, रूट्स में एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं राइजोबियम। और ये राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया बड़ा यूजफुल होता है। ये नाइट्रोजन को लेता है एटमॉस्फेयर के अंदर से और उसको सोइल में सोल्यूबल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिसको प्लांट्स इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो दे नीड नाइट्रोजन इन अ सोल्यूबल फॉर्म। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम can take atmospheric nitrogen and convert it into usable form. नाइट्रोजन लेता है एटमॉस्फेयर से और उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। राइजोबियम अपना फूड नहीं बना सकता है। सो इट ओपन लिव्स इन रूट ऑफ ग्रैम। जो ग्रैम की जो रूट है, जितनी हमारी दालें हैं, पीज, मूंग, बीन और अदर लेगुमिनस, जितने भी लेगुमिनस प्लांट है, उनकी जड़ों में रहते हैं। और उनकी जो रूट्स होती है वो राइजोबियम को फूड दे देती हैं। और राइजोबियम क्या करता है, एयर के अंदर से नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजिनस कंपाउंड में। तो ये भी एक तरह की क्या हुई, म्यूचुअल रिलेशनशिप हुई। ये भी कौन सी है, सिम्बोइसिस है। तो जो राइजोबियम है वो भी सिम्बोइसिस की हेल्प से ही अपने न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करता है। So it often live in a root of the gram, pea, moong, beans, and other legumes and provide them with nitrogen. In return, the plant provide food and shelter to the bacteria rhizobium. तो जो plants है वो rhizobium को food और shelter provide करवा देता है और rhizobium plants को nutrient provide करवा देता है by converting the nitrogen into soluble form. They thus have a symbiotic relationship. This association is a great significance for the farmer. ये जो रिलेशनशिप है इसके बहुत ज्यादा महत्व है फार्मर के लिए। They can reduce the use of nitrogenous fertilizers where leguminous plants are grown. तो जहां पे लेगुमिनस प्लांट को ग्रोन करते हैं तो वहां पे जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं उनको हम कम मात्रा में यूज कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ द पल्सेस, जितने भी दालें हैं, आर ऑब्टेन फ्रॉम लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस प्लांट से हम उनको ऑब्टेन करते हैं। तो ये हमारे टॉपिक थे बेटा। तो आज के जो टॉपिक है वो हमने डिस्कस किए थे सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ, उसके बाद कोई डिफिकल्टी है तो आप डिस्कस कर लेंगे। तो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं हमारे जो डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। इस रिलेशनशिप को कहते हैं हम सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। उसके बाद आया हमारे पास सिम्बोइसिस। सिम्बोइसिस में क्या करते हैं कि दो या उससे ज्यादा जो ऑर्गेनिज्म है वो इकट्ठा रहते हैं। एक ऑर्गेनिज्म तो शेल्टर प्रोवाइड करता है, दूसरा ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, और इस तरह की रिलेशनशिप को क्या कहते हैं हम, सिम्बोइसिस। और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहलाते हैं सिम्बोयेंट। और ऐसा कहाँ पे देखने को मिलता है, लेगुमिनस प्लांट में। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, प्लांट्स की जो रूट है वहां पे रहता है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है सोल्यूबल फॉर्म में, और जो प्लांट्स की रूट है वो राइजोबियम को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करवा देती है। तो ये भी कौन सी है, सिम्बोइसिस। तो ये आज के हमारे टॉपिक थे बेटा। तो इन दिस चैप्टर यू हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप। बहुत सारे प्लांट्स जो वो ऑटोट्रॉप होते हैं। ओनली फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक। बहुत कम पैरासिटिक या फिर सेप्रोट्रोपिक होते हैं। They derive nutrition from other organisms. All animals are categorized as heterotrophs. जितने भी एनिमल्स है वो सभी हेटेरोट्रॉप्स में आएंगे, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग भी दूसरों पर डिपेंड करता है अपने फूड के लिए। All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. Can we say that insectivorous plants are partial heterotrophs? इंसेक्टिवायरस क्या पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स हैं? इंसेक्टिवायरस जब हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, तो उसमें देखा था कि वो ग्रीन प्लांट होता है, तो फोटोसिंथेसिस से फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, बट सभी न्यूट्रिएंट्स उसको नहीं मिलते, इसीलिए वो किसको पकड़ लेता है, इंसेक्ट को कैप्चर करता है और वहां से कुछ न्यूट्रिएंट्स ले लेता है। तो बहुत सारा अपना फूड वो फोटोसिंथेसिस से प्रिपेयर करता है और थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स वो इंसेक्ट से लेते हैं। तो इसीलिए हम जो इंसेक्टिवायरस प्लांट्स हैं उसको पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स कह सकते हैं, क्योंकि आधा फूड वो अपना ऑटोट्रोपिक मेथड से करता है और कुछ एक जो न्यूट्रिएंट्स है वो हेटेरोट्रोपिक मेथड से लेते हैं। तो
इंसेक्टिव प्लांट्स कैन बी पार्शियल हेटेरोट्रॉफ। तो ये हमारा चैप्टर था बेटा। तो आपने जो पेज नंबर 6, 7 और 8 है उसको अच्छे से रीड करना है, और जितने भी कीवर्ड्स हैं एंड चैप्टर में, देखिएगा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जितने भी कीवर्ड्स हैं इन सभी कीवर्ड्स को, इनकी जो डेफिनेशंस हैं उसको आप अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में पहले लिखेंगे और लर्न करेंगे। ठीक है, तो ये होमवर्क रहेगा, रीड पेज नंबर 6, 7, 8, राइट एंड लर्न कीवर्ड्स इन प्रैक्टिस नोटबुक। ठीक है, और इस चैप्टर में जितने आपके डायग्राम आए हैं वो आप ड्रॉ करें। फिर भी कोई डिफिकल्टी है तो नेक्स्ट चैप्टर में भी, नेक्स्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस करेंगे, एंड यू कैन आस्क योर डाउट एनी क्वेरी वन बाय वन। ठीक है, एक एक करके आप अपनी क्यूरीज या डाउट को पूछ सकते हैं। आकाश सर, प्लीज अलो द